ये तस्वीर उस जगह की है जहां एक बेटी से जीने की आजादी छीन ली गई। ये तस्वीर उस जगह की है जहां एक बेटी की हत्या कर दी गई। इस जगह पर महीने भर बाद सीबीआई की टीम पहुंची है अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिरकार उस दिन यहां हुआ क्या था। सीबीआई की टीम यहाँ पर करीब 11:30 बजे आई थी और तब से वो अंदर ही है और पीड़िता के बड़े भाई को सीबीआई ने बुला लिया और पूरा जो क्राइम सीन है उससे समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो यूपी पुलिस की जांच में सामने आया था कि पीड़िता का भाई जो है वो उस वक्त वहाँ मौजूद था और बाकी कौन कौन लोग यहाँ मौजूद थे उनको भी बुलाना चाहती थी। पीड़िता की माँ की तबीयत खराब हो गई है, लिहाजा उनको यहाँ आने की से थोड़ी सी छूट दे दी गई है। सीबीआई की टीम जांच कर रही है कि पीड़िता के साथ वारदात किस जगह पर हुई थी। पीड़िता पर हमले के वक्त उसकी मां वारदात वाली जगह से कितनी दूर थी। सीबीआई पीड़िता की मां को भी क्राइम सीन पर बुलाना चाहती थी, लेकिन पीड़िता की मां की तबीयत खराब हो गई और इसीलिए सीबीआई ने मां को छोड़कर उन सभी लोगों को बुलाया जो उस दिन वारदात की जगह के आसपास मौजूद थे। सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी की, जिसे सबूत के तौर पर सीबीआई कोर्ट में भी पेश कर सकती है। हाथरस केस में सीबीआई ने पुलिस की जांच के आधार पर डमी लोगों को मौका वारदात पर खड़ा किया और क्राइम सीन को समझने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सीबीआई के साथ आई सीएफएसएल की टीम ने सबूतों को इकट्ठा किया है। हालांकि पीड़िता की मौत के बाद भी जहां वारदात हुई उस जगह को सील नहीं किया गया था। सीबीआई टीम के पहुंचने से पहले तक हालात ये थे कि वारदात की जगह पर गांव वाले भी आ जा रहे थे और मीडिया कर्मियों का भी लगातार जमावड़ा लगा रहा था और पुलिस भी लगातार वारदात की जगह पर गश्त लगा रही थी। ऐसे में क्राइम सीन के जितने भी सबूत हैं वो नष्ट हो सकते हैं। फिर भी सीबीआई खत्म हुए सबूतों को साइंटिफिक तरीके से तलाश रही है। 1 महीने बाद जब पीड़िता की मौत हो जाती है उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। उसके बाद जिस तरीके से एफआईआर के पहले शिकायत दी गई, उसके बाद आरोप लगाए गए, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से विरोधाभास आए, पीड़ित का परिवार पहले सीबीआई जांच मांग कर रहा था लेकिन बाद में मुकर गया, जबकि आरोपियों के परिवार खुशी जाहिर कर रहे थे कि सीबीआई जांच होगी तो जो सच है वो सामने आएगा। ऐसे में क्राइम सीन पे आकर वो एविडेंस कलेक्ट करना कि जिसे शुरुआत में यूपी पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया था, किसी भी तरीके से एफएसएल की टीम को बुला के यहाँ से वो सारे एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं किए थे। सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी जो टूल्स के साथ आए हैं वो ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो सीबीआई की टीम ने घटना का रिक्रिएशन तो किया ही है, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई है उन जगह की जहां पर सबूत मिल सकते हैं और आने वाले समय में यही सबूत केस को बहुत मजबूत बनाएंगे। रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, 2 बातें बहुत अहम है। आप देखिए, सीबीआई की टीम आज पहुंची है, 2 तरीके से इस केस की जांच की जा रही है, क्योंकि एक तो बात यह सामने आई कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हत्या का जो एंगल है वो अब फोकस में है और उसी को लेकर आज वीडियोग्राफी कराई गई। और क्या खास जानकारी है, क्या उस दौरान हुआ, बताइए। देखिए, सीबीआई रविवार से ही हाथरस में अपना कैंप बनाए हुए थी। यूपी पुलिस से पूरी केस डायरी और तमाम दस्तावेज, मेडिकल जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने कब्जे में लेने के बाद आज पहली बार वो 11:30 बजे क्राइम सीन पर पहुंचती है। तमाम उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। किसी भी गांव वाले को या मीडिया कर्मी को वहां जाने की अनुमति नहीं होती। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। सीबीआई की टीम आती है, सीएफएसएल के एक्सपर्ट आते हैं, वीडियोग्राफी करने वाले आते हैं, फोटोग्राफी करने वाले आते हैं और करीब 2.5 घंटे तक क्राइम सीन पर रिक्रिएट किया जाता है। और 11:30 बजे जब सीबीआई आती है, 11:55 पर पीड़ित लड़की के जो बड़े भाई है उसको बुलाया जाता है, माँ को बुलाया जाता है। पहले माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो माँ को हॉस्पिटल एम्बुलेंस के जरिए लेके जाया जाता है और वहाँ मेडिकल चेकअप के बाद जब वो वापस लौटती है तो वही क्राइम सीन के पास से ही गुजर रही होती है एम्बुलेंस, तो माँ को भी उतार लिया जाता है और दोनों से पूछताछ की जाती है कि जिस दिन ये वारदात हुई उनकी लोकेशन कहाँ थी, कौन कितनी दूरी पे खड़ा था। बाकायदा इंच टेप से जो है वो डिस्टेंस नापा जाता है, पूरी मैपिंग की जाती है। सीबीआई के कुछ अधिकारी जो है उस खेत के अलावा जो आसपास के खेत थे वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाते हैं कि
ताकि कोई ऐसा सबूत तो नहीं है जिसे यूपी पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया था और उसे मिल सकता। स्पेशली CFSL के जो एक्सपर्ट थे वो अपनी उस टूल के साथ आए थे जो कि नग्न हाथों आंखों से उन सबूतों को देखना मुश्किल होता है। उस जगह की जहाँ पे पीड़िता पड़ी हुई थी वहाँ से मिट्टी उठाई थी कि कोई ब्लड ट्रेसेस वगैरह इसमें मिल जाए, स्पर्म ट्रेसेस वगैरह मिल जाए। तो पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है सैंपल्स कलेक्ट किए गए। उसके बाद सीधा करीब 2:10 पे क्राइम सीन से CBI की टीम निकलती है और 5 मिनट के अंदर 2:15 पे जो चिता स्थल था जहाँ पे अंतिम संस्कार पीड़िता का रात को किया गया था वहाँ पहुँचती है और करीब 40-45 मिनट वहाँ रुकती है। वहाँ से जो राख थी वो काफ़ी ज़्यादा वो अपने कब्जे में लेती है। उसके सैंपल वहाँ से उठाए जाते हैं। उसके बाद वो पीड़िता के घर जाती है। 40 मिनट तक करीब पीड़िता के घर में उनकी भाई से, उनके पिता से और इनकी लोकेशन के बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन सारे लोग कहाँ थे, किसकी लोकेशन कहाँ थी। पीड़िता की जो चप्पल है और जो गंगा जल है वो भी अपने साथ लेके चली जाती है और साथ में पीड़िता का जो बड़ा भाई है उसे भी CBI अपने साथ कृषि विभाग का एक जो गेस्ट हाउस है जिसे अपना कैंप कार्यालय प्रमोद, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं क्योंकि ये पूरी घटना जो सामने आई इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए जो ये बताते हैं कि वो चश्मदीद थे इस घटना के। क्या CBI उनकी भी तलाश में है? क्या उनसे भी पूछताछ कर सकती है अगर कोई चश्मदीद है तो? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि जो चश्मदीद है इन सब लोगों से जो है CBI थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेगी। सबको बुलाया जाएगा, सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं कोर्ट की परमिशन लेके जेल में जाकर उनसे भी पूछताछ की सकती है या फिर उनको प्रोडक्शन वारंट पे अपने पास लेके आ सकती है CBI, क्योंकि हर किसी की लोकेशन जानना सबसे अहम होगा। यूपी पुलिस के लिए मुश्किल शुरुआत में इसलिए हुई क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक ही मोबाइल टावर है। तो ऐसे में किसी की लोकेशन कहीं पे भी हो, गांव के किसी भी कोने में हो, तो उसकी लोकेशन जो है वो एक मोबाइल इसी गांव में दिखाई देगी। लेकिन CBI के पास वो सारे टूल्स हैं, वो सारे मेथड्स हैं जिसे ट्रायंगल बना के वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आ सकता है जो कि उसके 10 से 50 मीटर के आसपास तक की उस वक्त की दिखा सकती है। तो ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद जो बताया जा रहा था कि जिस तरीके से आपसी रंजिश थी और इसमें फंसा दिया गया है जो संदीप है और उसके चाचा ताऊ के लड़के हैं कुल 4 लोगों को, तो उनकी लोकेशन कहाँ थी और जो जिस फैक्ट्री के मालिक की बात आई थी वो क्या वहाँ पे था। इस दौरान जो है सबसे पहले किसी को वो पकड़ने से पहले उनको बेगुनाह है कि नहीं उसके बारे में पता किया जाएगा। और जो चश्मदीद थे जिन्होंने मदद की थी, लवकुश इसके बारे में बोला जाता है, वो पानी लेके आया था, उसकी लोकेशन क्या थी। तो इन सब एंगल पे जांच CBI करेगी और CBI की जो DSP है, जो जांच अधिकारी है, उसको इस मामले में एक्सपर्ट माना जाता है। तो ऐसे में हर एंगल से जाँच होगी तो साफ ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर असली कातिल कौन था। क्योंकि जिस तरीके से CBI ने सबसे पहले क्राइम सीन पे आके क्राइम सीन को समझाया, जो वहाँ पे मौजूद थे, जो पीड़ित पक्ष था, जिन्होंने शिकायत दी थी, जो सबसे पहले लड़की को लेके गए थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और बहुत ही आराम से बातचीत की, उनसे पूरी बातचीत जानी और उसके बाद वो अब उसके भाई से जानना चाहेंगे। साथ में जिन लड़कों ने पकड़ा है, जिन लोगों को यूपी पुलिस ने पकड़ा था, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। और वो पूरे जो स्टेटमेंट जो यूपी पुलिस ने भी लिए थे वो पहले ही CBI ले चुकी थी, उनको अच्छी तरह से एग्जामिन कर चुकी थी। अब आने वाले वक्त में आज पूरा एक्शन भरा दिन था, हर जगह उस जगह गई। अब CBI समन देकर उन तमाम लोगों को बुलाएगी, गांव वालों को बुलाएगी जिन 40 लोगों से SIT ने भी पूछताछ की थी और जो कि अहम चश्मदीद गवाह हो सकते हैं। और आज CBI ने आके ये देख लिया है कि जिस जगह वारदात हुई वहाँ से 10 से 15 मीटर की दूरी पर रोड है और वो बेहद चलता हुआ रोड है, गाँव में जाने का वही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में लोगों का आना जाना वहाँ पे सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा रहता है और खेतों में लोग काम करते हैं। तो अब तमाम जो आसपास के जो खेत हैं उनके जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बुलाएगी और इस पूरी जांच में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तय है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप बिल्कुल प्रमोद, ये CBI ने क्योंकि CBI की जांच में धीरे धीरे सामने आएगा किस हिसाब से अब ये जांच आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया